अध्याय 1 कक्षा 10वीं हमारा पहला भाग रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं परिवर्तन। जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था, अपना रंग, अपना गुण, अपने कोई अन्य वस्तुओं में जब परिवर्तन लाता है तो उसे परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध का दही में बदलना, लोहे को जंग लगना, ये सब एक प्रकार के परिवर्तन है। और इन परिवर्तनों को हम देखते हैं, जैसे दूध का दही में बदलना, इन सभी के लिए अलग अलग परिस्थितियों का मौसम भी होता है। हमारे घरों के अंदर ऐसी आम बात आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। सर्दियों में हम जब दही जमाते हैं तो उसे अधिकतम लोग गेहूं या अन्य अनाज के बर्तन में रख देते हैं, ताकि वहां का उसे जितना पर्याप्त गर्मी चाहिए उसे वहां से प्राप्त हो सके। वहीं गर्मियों के अंदर दही जमाने के लिए उसे खुले में भी रख देते हैं। अर्थात सभी रासायनिक अभिक्रियाएं एक विशेष तापमान पर ही संपन्न होती है। अर्थात हर परिवर्तन के लिए कोई न कोई शर्तें आवश्यक होती है। अब हम कहते हैं परिवर्तन क्या है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना भी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कोयले का देखें, तो जब कोयला क्या है, तो कोयले को जलाया गया, यानी कोयले का जलना एक परिवर्तन है। कोयले का जलना एक प्रकार का परिवर्तन है। जब कोयले का जलना एक प्रकार का परिवर्तन है, तो यहाँ परिवर्तन में इसको कहा जा सकता है C+O2 इक्वल टू CO2, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। जो बना वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक प्रकार का परिवर्तन है। इस परिवर्तन में जब कोयले का जलना राख में बदलता है तो ये एक परिवर्तन है। लेकिन जब इस परिवर्तन को मैंने उसके अणुओं, परमाणुओं, उसके संकेतों के रूप में व्यक्त किया, तो ये एक प्रकार से समीकरण में बदल गया। अर्थात अभिक्रिया और समीकरण एक ही चीज के दो पहलू है। जब किसी पदार्थ को भाषाई रूप में लिखा जाता है, जैसे कोयले का जलना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यानी कोयले का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसका कोई परमाणु नहीं होता, उसका कोई संकेत नहीं होता, तो कोयले का बनता किससे है? कार्बन से, और कार्बन का संकेत हो गया C। जलने का संकेत है O2, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो C+O2 क्या बनता है? CO2। तो ये एक प्रकार के समीकरण हो गया। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा बिंदु था। अब हम बात करते हैं, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, वहीं सर्दियों में उसी दूध को जमने के लिए हम बर्तनों में, अर्थात हम धान के बर्तनों में रखते हैं, ताकि वहां पे अत्यधिक गर्मी हो सके। हम दूसरी तरफ बात करें, हमारे आसपास लोहे को जंग लगना, कीलों के ऊपर जंग लगना, ये एक सामान्य आम प्रक्रिया है जो हमारे आसपास दोहराते रहते हैं। अंगूर का किण्वन द्वारा शराब में बदलना, यानी हमारे घरों में जो शराब बनाई जाती है, हमारे आसपास देखते हैं कि जो लोग शराब बनाते हैं वे क्या करते हैं कि जो गेहूं है या कोई अन्य धान है उसको लंबे समय तक यीस्ट जीवाणु द्वारा सड़ाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है, एक प्रकार की अभिक्रिया है। हमारा शरीर जब भोजन ग्रहण करता है तो वो ग्लूकोज के रूप में होता है, लेकिन उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया को तोड़कर, अर्थात उसको किण्वन कर, उसको विघटित कर, उसका अपघटन कर, उससे ऊर्जा प्राप्त करना भी एक प्रकार की अभिक्रिया होती है। हम श्वास लेते हैं, हम श्वास लेकर भी हमारे भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। ये भी हमारे जीवन का एक अभिक्रिया है, हमारा एक प्रकार है। हम इन सभी परिस्थितियों में वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ मदद करती है, हमें इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलने में सहायता प्राप्त होती है। पदार्थ के परिवर्तन को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। अर्थात परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिन परिवर्तनों में अपने महत्वपूर्ण मूल कारणों के कारण जो परिवर्तन हुआ था, वे मूल कारण हटते ही वे अपने पुनः
प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। जैसे बर्फ को मैंने फ्रिज में रखा, यानी वहां का तापमान ठंडा था। जैसे उसे वहां से हटाया गया तो पुनः द्रव अवस्था में आ गया, जल में बदल गया। फिर मैं उसी पानी को जो द्रव अवस्था में था, मैं उसे कुछ स्थानों पर लेकर गया जहां बहुत ही अत्यधिक गर्मी थी। तो धीरे धीरे जब मैंने उसे स्टोव पर चढ़ाया या कहीं पर जहां पर गर्म हुआ, तो गर्म करने पर वो भाप में भी बदल गया, यानी भाप उसकी तीसरी अवस्था हो गई गैस। यानी उसे गर्म करने पर जब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बदल रहा है उसकी अवस्था बदल रही है। दूसरा, हम सभी छोटे छोटे कई और प्रयोगों को जब देखते हैं, मैंने जब मोमबत्ती को जलाया तो मोमबत्ती को जलाने पर मेरा ध्यान यदि मोमबत्ती के जलने पर है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। पर यदि मैं दूसरी तरफ उसी मोमबत्ती को यदि पिघलता हुआ देखूं तो उस मोमबत्ती का पिघलना, वो पिघलती तो ऊपर से है पर धीरे धीरे नीचे जाके पुनः ठंडी हो जाती है, यानी मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघलने के बाद वो मोम पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ऐसे ही मैं दूसरी तीसरी बात करता हूं, लकड़ी। यानी जब लकड़ी को काटा जाता है तो लकड़ी का केवल आकार छोटा होता है, लकड़ी के रंग में, लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन का जो अंतर होता है वो उस वस्तु के रंग, आकार, ताप, अर्थात किसी वस्तु के यदि रंग में कोई परिवर्तन है, किसी वस्तु के आकार में यदि कोई परिवर्तन है, किसी वस्तु के तापमान में यदि कोई परिवर्तन है, यदि उसके और अपन कह सकते हैं गंध में यदि कोई परिवर्तन है, तो इस प्रकार के परिवर्तन सभी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। यानी उसके अंदर होने वाला परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जो अपने समय के अनुसार पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। लेकिन यदि हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में ही बदलाव हो जाता है तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। हमारे घरों के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहला जो उदाहरण हमने पढ़ा था, यदि हमने कोयले को जलाकर राख बना दिया है, यदि हमने कोयले को जलाकर राख बना दिया है तो उस राख से वापस कोयला बनाया नहीं जा सकता। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो गया। मैंने मोमबत्ती को जलाया तो जो मोमबत्ती का धागा था उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जिस लकड़ी को काटना यानी उसका आकार बदलना भौतिक परिवर्तन था, उसी लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब मैं खाना पकाता हूं तो खाना पकाने के दौरान जो रोटी सेकी जाती है, सेकने के बाद यदि रोटी को पुनः आटे में परिवर्तित किया नहीं जा सकता, अर्थात वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यानी जब उसकी मूल कारणों को जब बदला भी जाए तो परिवर्तन वापस नहीं होता, तो ऐसे परिवर्तन ही रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब इस एग्जाम्पल को अब मैं एक और उदाहरण के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। हम इन अवस्थाओं को भी समझें कि सभी अभिक्रियाओं की अपनी विशेष शर्तें होती है। जैसे कि आपके घरों में आपने कोयला जलते हुए देखा होगा। जो कोयला जलता है वो कोयला जलने पर काला धुआं छोड़ता है, पर यदि मैं बात करता हूं मैग्नीशियम की, तो जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है, यानी जब मैग्नीशियम यानी Mg होता है मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम को जलाने पर जो पदार्थ बनता है वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद धुआं के साथ जलता है, न कि काले धुएं के साथ। जब हम हमारे घरों पे स्टोव जलाते हैं उस समय भी यदि आप उसे ध्यान से देखें तो कई बार पीली ज्वाला मिलती है, कई बार नीली ज्वाला मिलती है, जबकि स्टोव वही है, पर ये ज्वालाओं का अंतर क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन उसे आपूर्ति अच्छे से मिलती है तो वो नीली ज्वाला के साथ जलता है, यानी उस समय होने वाला प्रदूषण काफी गुना कम है। लेकिन जब वो पीली ज्वाला के साथ जल रहा है, यानी उस समय होने वाला प्रदूषण बहुत ही अधिक हो रहा है। ऐसे ही हम इन प्रयोगों को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम के रिबन को जब एक स्टोव पर जलाया गया, तो हम इस परिवर्तन को समझने के लिए कोशिश करें तो ये एक प्रकार का अच्छा परिवर्तन हो सकता है। अब बात करते हैं, परिवर्तन पढ़े हैं हमने, अब इन परिवर्तनों में कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के और भौतिक परिवर्तन में। जैसे कि हमने अभी पढ़ा भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन में जैसे
वे परिवर्तन जिसके आकार में परिवर्तन के कारण वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, जैसे पानी का बर्फ में बदलना, बर्फ का पुनः पानी जल में बदलना, जल से जल वाष्प का बदलना, जल वाष्प से पुनः जल संघनित होकर जल में परिवर्तित हो जाना, लकड़ी के आकार में बदलना। ऐसे ही अब हम एक रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, तो एक एग्जांपल के तौर पर दे रखा है मैग्नीशियम रिबर। तो मैग्नीशियम रिबर, अब एक आपको एक विज्ञान का सबसे बड़ा फैक्ट बताता हूं कि यदि कोई वस्तु जलती है और जलने के बाद यदि वहां पे काला अवशेष बच जाता है, काला धुआं बचता है, तो वहां कार्बन होना अनिवार्य है। यदि कहीं आपने आग जला दी और वहां पीछे एक भी राख नहीं बची, यानी काला रंग की राख नहीं बची, तो समझ लीजिए वहां पर कोई भी वस्तु कार्बन की नहीं थी, क्योंकि जलने के बाद काला धुआं कार्बन छोड़ता है। तो मैग्नीशियम के जब रिबन को जलाया गया तो उस समय बनने वाला जो धुआं था, यानी Mg प्लस जो O2 हमने अभी लिखा था, Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो सफेद रंग की ज्वाला के साथ जलेगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर वो काला धुआं नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि यदि किसी वस्तु को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में तथा ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति में जलाया जाता है, यानी ऑक्सीजन से पूर्ण मिलना चाहिए और वहां पे कार्बन उपस्थित नहीं होना चाहिए, तो अपने अवशेष में कभी काला धुआं या काली राख नहीं छोड़ता है। ये वैज्ञानिक का फैक्ट है। अब हम इसे एक और बात के रूप में जान सकते हैं कि आज के समय में कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं कि एक नीले रंग के विलियन में जब लोहे की कील मिलाई जाती है तो उसका रंग गायब हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत जब कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का विलियन होता है तो उसके अंदर जब लोहा मिलाया जाता है तो ये लोहा उस कॉपर सल्फेट को अपने स्थान से हटाकर उसे फेरस सल्फेट में बदल देता है। फेरस सल्फेट में बदलने पर ये इसका जो मूल रंग होता है वो परिवर्तित हो जाता है, इसलिए नीला रंग गायब हो जाता है और कॉपर उस पेंदे में जमा हो जाता है। अब है हमारे कैसे पता चलेगा हमें कि सर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सर हमारा पहला प्रश्न क्या था कि भाई अब पता कैसे चला सर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है वो पहला है अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? अवस्था में। जब किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, यानी जैसे अवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में बदलाव होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो कि रासायनिक गुणों में बदलाव ही नहीं हुआ है तो फिर वो भौतिक परिवर्तन के साथ चला जाएगा जहां केवल अवस्था परिवर्तन होता है। उसके साथ उसके रंग में भी परिवर्तन होगा। जैसे अभी मैंने कहा था फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस मिलाने पर उसका रंग गायब हो गया, तो उसके रंग में भी परिवर्तन हो गया। तीसरा, गैस का निकलना, यानी गैस मुक्त होती है। जैसे गैस का निकलना, जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तो उसमें से विभिन्न गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बाहर निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें बाहर निकल सकती है। आसपास के तापमान में परिवर्तन होना, अर्थात जब कोई वस्तु रासायनिक अभिक्रिया करेगी तो या तो वो ऊष्मा को ग्रहण करेगी या वो ऊष्मा को अवशोषित करेगी, यानी तापमान में परिवर्तन होगा। आसपास का जो तापमान है वो बदलेगा। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। इसी के साथ कल हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण की परिभाषा, इस भाग को हम समझेंगे कल। धन्यवाद।